अब ये कल आपने कहाँ पढ़ा था? प्रसंग क्या चल रहा था? कल ये गुरुजी कालिव कालो ये मैंने उच्चालो हरस दीर्घ प्लुत ये सब हो गया था। तो उसी में ये कौन से वर्ण उदात्त हैं अनुदात्त हैं? स्वर। तो उकालो अच ह्रस्व दीर्घ प्लुता के बाद सिद्धांत कौमुदी में स नव विधोपी वो भेद बताया ना। सन विध्यो पे प्रत्येक अनुनासिकत्व अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। तो उदात्त अनुदात्त स्वरित इत्यादि भेद से सभी का वर्ण बताया है। नहीं समझ में आ रहा है? तो कौन सा वर्ण उदात्त है कौन सा वर्ण अनुदात्त है इसके बारे में स्वर विधान करने के बारे में जो विशेष बातें कुछ बताई गई है कि कहाँ कहाँ और कौन सा स्वर होता है। हमको कैसे पता चलेगा कि इसको उदात्त कहते हैं? ये वर्ण यहाँ उदात्त होता है, यहाँ अनुदात्त होता है, यहाँ स्वरित होता है। इसकी जानकारी हमको कैसे मिलेगी? तो सिद्धांत कौमुदी में वहाँ कुछ उदाहरण दिया और वहाँ बताया कि यहाँ इन सूत्रों से यहाँ ये वर्ण उदात्त है ये अनुदात्त है। सिद्धांत कौमुदी साथ में रखो तब ना पता चलेगा। तो उसमें जो उदाहरण दिया आ ये नहीं समझेंगे ना जी। आ ये जो उदाहरण दिया उस पे आ क्या है? निपात। ये निपात। तो ये जो यहाँ कह रहा है कि ऐसे जो उदाहरण है निपाता आद्युदात्ता निपात जो वर्ण होते हैं वहाँ आदि वर्ण उदात्त होता है। तो निपाता आद्युदात्ता इत्यादि स्वर के सूत्र के द्वारा इस फिट सूत्र के द्वारा उसका उदात्तत्व का विधान है। ये क्या है? क्या है ये वो है उदात्त। हाँ मैंने ये निपात वर्ण जो होता है उसका प्रथम अक्षर क्या होता है? उदात्त होता है। तो इसी बात कर रहे हैं इति निपात आद्युदात्तः इति फिट सूत्र है इत्याकार उदात्तः। इस नियम से यहाँ आ जो है इसका आकार उदात्त है। यत् शब्दस्तु फिट सूत्रेण यत् शब्द जो है फिट सूत्र के द्वारा है ना। ये इसी तरह का अर्वांग इति दूसरा उदाहरण दिया अर्वांग। अर्वांग में आकार क्या है? अनुदात्त है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब कहा कि ये तो हो गया कौन? उदात्त और अनुदात्त अलग अलग। स्वरित वर्ण किसे कहते हैं? स्वरित वर्ण जो होगा वो वर्ण कौन होगा भाई? उदात्त तो क्या पढ़े? उच्चैरुदात्त है। उच्चैरुदात्त का क्या है? तालु आदि स्थान के उच्च भाग से वृत्ति बोल। वृत्ति लघु में नहीं है। लघु में नहीं है वृत्ति गुरुजी। उच्चैरुदात्तः ताल्वादिषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागेषु निष्पन्नो अच उदात्त। तालु आदि उच्चारण स्थान के ऊर्ध्व भाग से उच्चरित जो है वो उदात्त होता है और तालु आदि अधोभाग से उच्चरित जो होता है वो अनुदात्त होता है। इन दोनों के समाहार। अब स्वरित कौन है? समाहार स्वरिता उदात्तानुदात्तयोः वर्णधर्मयोः है ना जी। यो स अच स्वरित संगम से उदात्त अनुदात्त का दोनों का समाहार जहाँ होता है मिलता है जी। उस स्थान से उच्चरित को हम क्या बोलते हैं? स्वरित। तो मान लो ये हमारा कंठ उच्चारण स्थान है जी। तो इसका आधा पार्ट हो गया ये उदात्त ये हो गया अनुदात्त। अब ये जो दोनों मिलेगा तो ये मिलने वाली जो जगह है यहाँ से जो उच्चरित होगा ये क्या होगा? स्वरित होगा। अब जो है स्वरित वर्ण जो होगा उस स्वरित वर्ण में कितना भाग उदात्त होगा कितना भाग अनुदात्त होगा जी।
उसको बताने के लिए सूत्र आया तस्यादित उदात्त मर्द ह्रस्वम। मूल सिद्धांत कौमुदी में तस्यादित उदात्त मर्द ह्रस्वम तस्य आदितः। जी। तस्य नाम समाहारस्य, जहाँ समाहार है उसका जो आदि है जी, आधा भाग ह्रस्व समझना चाहिए पूर्व से, और आधा भाग उत्तर से उदात्त समझना चाहिए, और आधा अनुदात्त। जी। तस्य अर्धम ह्रस्वम उदात्तम। आधा ह्रस्व उदात्त, आधा ह्रस्व अनुदात्त। अनुदात्त जी, समझे कि नहीं? समझ गया। तो स्वरित जो वर्ण होगा उसमें आधा हिस्सा तो उदात्त होगा और आधा हिस्सा अनुदात्त होगा। समझ में आ रही बात की नहीं? तो इसके लिए सूत्र क्या बताया? तस्यादित उदात्त मर्द ह्रस्वम, ये कहा ना जी। तो वहाँ सिद्धांत कौमुदी में लिखा, क्या लिखा? अत्र ह्रस्व ग्रहणम अतंत्रम। अरे सिद्धांत कौमुदी में क्या कहा? अत्र ह्रस्व ग्रहणम अतंत्रम। यहाँ ह्रस्व ग्रहण जो है वो अतंत्र है। किसमें? तस्यादित उदात्त ह्रस्वम सूत्र में ह्रस्व ग्रहण जो आपने किया उसके लिए लिख रहा है अतंत्र। अतंत्र का मतलब क्या कहा? अविवक्षितम इत्यर्थ। अतंत्रम नाम अविवक्षितः। अविवक्षितम। अतंत्र का मतलब है अविवक्षितम, मैंने विवक्षित नहीं है। क्या? ठीक नहीं, ठीक नहीं, विवक्षित नहीं है, मैंने उसकी इतनी अपेक्षा नहीं है कि कहना ही चाहिए। इसका मतलब क्या निकला कि ह्रस्व ग्रहण कहे बिना भी हो जाएगा। तस्य आदितः, इतने कहने से ही आधा उदात्त आधा अनुदात्त बोध हो जाएगा। जी। नहीं समझ गया? समझ गया। ह्रस्व ग्रहण कोई करना जरूरी नहीं, कोई कहना जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? उसी बात को सिद्धांत कौमुदी में जो कहा अत्र ह्रस्व ग्रहणम अतंत्रम, जी, है ना, उसी बात की व्याख्या करते हुए कहते हैं अतंत्रम इति। क्या कहा? अतंत्रम इति। अतंत्रम इति। तो कहते हैं क्यों अतंत्र कहा? स्वरितस्य आदौ अर्धम उदात्तम बोध्यम। जो स्वरित वर्ण है उसका आधा उदात्त समझना चाहिए। उत्तरार्धम तो परिशेषात अनुदात्तम, शेष जो बच गया आधा वो अनुदात्त हो गया। नहीं ना? तो तस्य च उदात्त स्वरित परत्वे श्रवणम स्पष्टमेव, है ना? तो इसीलिए क्या होगा? उदात्त तो स्वरित परत्व होगा, ये उसका श्रवण हो ही जाएगा। अन्यत्र जो होगा, अन्यत्र तो उदात्त श्रुति, है ना? तो ये दोनों चीज जब इतने कहने से ही स्पष्ट है तो ह्रस्व ग्रहण करते ने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं समझे कि नहीं? आ गया। तो उसका उदाहरण देते हुए कि इसका उदाहरण कौन है जिसका आधा भाग उदात्त हो और आधा भाग अनुदात्त है, उसका उदाहरण क्या है? वो उदाहरण दे रहा है उपेयवान। क्या है? उपेयवान। हाँ, तो उपेयवान जो ये प्रयोग है सूत्र है ना, कहता है इत्यत्र उपसर्गस्य इव विवक्षितम इत्यर्थ। हाँ, जैसे उपेयवान में भी जो उप है यहाँ भी उप कहना अविवक्षित है, उसी तरह से यहाँ भी ह्रस्व ग्रहण कहना अविवक्षितम है। ये इसका अर्थ है। समझे कि नहीं? जी। अतंत्रम नाम अविवक्षितम का क्यों अविवक्षित? जैसे उपेयवान इत्यत्र उपसर्ग इव, जैसे उपेयवान में जो उपसर्ग है यह जो है अविवक्षित है, उसी तरह से यहाँ ह्रस्व ग्रहण जो है वो अविवक्षित है। हो गया तब? जी। ननु तत्र इयवासं तिस्त्रिवधा
तत्र ईवासं त्रिविधा इत्यादि प्रयोग दर्शनात् अविवक्षास्तु इह तत्व इहत्व विवक्षायां यह तो अविवक्षायाम प्रमाणम किम। कहते हैं एक बात बताइए, आपने क्या कहा कि हरस्व ग्रहण अतंत्र है, अविवक्षित है, जी, है ना? और अविवक्षित होने में आपने क्या कहा, जैसे उपेयीवान में उप अविवक्षित है, उसी तरह यहाँ हरस्व ग्रहण अविवक्षित है, यही कहा। जी, नहीं समझ आ रहे हो? आ रही आ रही ना समझ में? क्या कहा, जैसे उपेयीवान में इसमें उप अविवक्षित है, उसी प्रकार तस्यादित उदात्त अर्धहरस्वम इस सूत्र में हरस्व ग्रहण अविवक्षित है, अविवक्षित है। जी। तो उस पर कह रहे हैं कि देखिए, उपेयीवान जो है उसमें क्यों अविवक्षित है, जी। इस बात में तो हमको प्रमाण मिलता है। नहीं समझे कि नहीं, कि ये प्रयोग दिया तत्र माने उपेयवान इत्यत्र, उपेयवान यहाँ पर में ईवाशम इति त्रिविधा, ये जो प्रयोग किया गया है जी, इसमें उपसर्ग नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। बात समझ रहे ना? जी, बोलिए। और जबकि वही उपेयवान की तरह ईवांश रूप है। नहीं समझे? जी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रही है। आ रही ना? तो यहाँ चूंकि उपसर्ग नहीं है, इसको देख करके ये लगता है कि ये उपसर्ग के बिना भी शब्द बनता है ईवांश। जी बोलिए। नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? अब आ गया समझ में? उपसर्ग हमेशा रहता तो उपेयवासंस, ये मत इस तरह ये कहता यहाँ। लेकिन ये वांसम ये कहा ना, इसका मतलब उप नहीं लगाया है। नहीं समझे कि नहीं? आ गया, उसके बिना ये रूप बना हुआ है। तो इत्यादि जो प्रयोग है, इस प्रयोग के देखने से तो हम ये कह सकते हैं कि उपेयवान में उप अविवक्षित है। नहीं समझ में? लेकिन हरस्व ग्रहण अविवक्षित है, इसमें कौन सा प्रमाण है, उसका प्रमाण क्या है, ये तो बताइए। जी गुरुजी। नहीं समझ आ रही? आ गया ना समझ में? भाई आपने हरस्व ग्रहणम अतंत्रम कहा और उदाहरण क्या दिया, उपेयवान में की तरह यहाँ जैसे उपेयवान में उप अविवक्षित है, उसी तरह से यहाँ हरस्व ग्रहण अतंत्रित है, अविवक्षित है। भाई उपेयवान में तो ये ईवासंस्तमिस्थः ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग उसकी अविवक्षा में प्रमाण दिखाई देता है। तो हरस्व ग्रहण के अविवक्षा में प्रमाणम किम, उसमें क्या प्रमाण है ये तो बताइए। किम प्रमाणम इति चेत, है ना? इति चेत, यदि ऐसी आशंका है, ऐसी तुम्हारी जिज्ञासा हो, इसमें क्या प्रमाण है ये बताइए। तो हम कहते हैं इस जिज्ञासा में प्रातिसाख्यादिकम च इति गृहाण। तो प्रातिसाख्य शास्त्र में जाकर के देखो, प्रातिसाख्य वेद का स्वर विधान व्याकरण का नियम है जी। वहां पर में सबको बताया है, सारे उदाहरण देके समझाया है जी। नहीं वहां पर में कहा कि अपेक्षा है। ये समझ पा रहे बात? तो इसकी यदि प्रमाण की अपेक्षा है तरी प्रातिसाख्यादिकम च गृहाण, प्रातिसाख्यादि में जो बताए गए हैं हो जाएगा, वही हमको ग्रहण करना चाहिए। कहने मात्र से थोड़ी होगा, तो दिखा भी रहे। तथा ही प्रातिसाख्य में ये बातें कही गई है, ये अरा इत्यत्र एकारः तनूनपात सचीपतम इत्यत्र पद पाठे उदितौ चार्धोदात्तौ इति
सकल वह वृच प्रसिद्धम, ये सब सारे वह वृच में प्रसिद्ध है। तनुनपात क्षति प्रति शब्दौ उवेश तनुपात इत्यादिषु युगपत इति, माने इन सारे उदाहरणों में प्रातिशाख्य में ये सारी चीजें वहाँ कही गई है। अवगतम। इसीलिए इन प्रातिशाख्य ग्रंथों को देख करके ये कहते हैं ये क्या है, अविवक्षित। इसी बात को यहाँ कहते तथा च स्वरितस्य उदात्तत्वे प्रातिशाख्यमिति, स्वरितत्व के इसमें प्रातिशाख्य शास्त्र क्या कहता है, एकाक्षर समावेशे पूर्वयो स्वरितो स्वरः तस्य उदात्ततरोदात्तौ अर्धमात्रार्धमेव वा अनुदात्तः परशेषः स उदात्तश्रुतिर्न चेत् उदात्तं वोच्यते किंचित् स्वरितं वाक्षरं परम्। ये कारिका प्रातिशाख्य ग्रंथ में कही गई है। कौन सा वर्ण उदात्त है, कौन सा अनुदात्त है, इसकी ये सारी का ही कारिका ही प्रमाण है। तो जब ये सारी चीजें कह दी गई है, इसके कहने के बाद में फिर तुमको हरस ग्रहण करने की कोई जरूरत क्या है ना। अयमर्था पूर्वयो उदात्तानुदात्तत्व स्वरितयो एकत्र समावेशे सति स्वरितो बोध्या। इसका अर्थ है कि पूर्व उदात्त, पूर्वयो उदात्त, पूर्व में दोनों उदात्त हो और अनुदात्त दोनों का यदि एक जगह समावेश हो तो स्वरित समझना चाहिए है। जहाँ उदात्त अनुदात्त दोनों का समावेश एक जगह, समावेश माने समाहार, जहाँ समाहार हो वहाँ स्वरित कहना चाहिए। तस्य स्वरितस्य स्वतंत्रा उदात्त अपेक्षया उदात्ततरम उदात्ततरार्धम, उस स्वरित का स्वतंत्र जो है उदात्त की अपेक्षा आधा जो होगा वो क्या होगा, उदात्तर होगा। मात्रा बोध्येति, तो इसका मतलब एक होगा उदात्त, एक होगा उदात्तर है। इसी तरह से क्व वोष्वा इत्यादि हरस्वम, हरस्वम अभिप्रायम, यहाँ भी हरस्व बताया, अर्धम वाच इति। तो ये सारे के सारे स्पष्ट तरीके से कहाँ हरस होता है, कहाँ दीर्घ होता है, कहाँ उदात्त होगा, ये सारी चीजें बताई गई है। इस प्रातिशाख्य के द्वारा ही सब कुछ पता चल जाएगा, तो हरस ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। समझेंगे। इसी तरह से अनुदात्त आदि की बातें की गई, ना। ये यहाँ तक सारी चीज वहाँ से वो सारे उदाहरण प्रातिशाख्य, वो स्वर से संबंधित बात। अब यहाँ अनुनासिक संज्ञा की बात आ गई। तो अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? मुख नासिका वचनो अनुनासिका। क्या अर्थ है इसका? मुख सहित नासिकयो जायमानो वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात् अदित्थमायुर्ये समानोना प्रत्येकमष्टादश। तो मुख सहित नासिकयो चार्यमानः वर्णो अनुनासिक। तो मुख नासिका वचनः, ये जो पद है इसका अर्थ कैसे किया गया, सूत्र में कैसे आ गया ये अर्थ? मुख सहित नासिकयो चार्यमानो वर्ण, ये अर्थ कहाँ से निकल गया, कैसे आ गया? समझेंगे ना जी। तो सूत्र में मुख नासिका वचन ये शब्द है, एक शब्द आगे क्या अनुनासिका। अनुनासिक क्या संज्ञा। तो मुख नासिका वचन की पहले व्याख्या करनी पड़ेगी, विग्रह करनी पड़ेगी। सही है जी। तो तुम क्या कहते हो? मुखेन सहिता, मुख सहिता, मुख सहिता। हाँ, मुख सहिता चासो नासिका मुख नासिका, तया वचन मुख नासिका वचन। नहीं समझे जी। तो का मुखेन सहिता मुख सहिता, तो मुखेन सहिता जी, इस अर्थ में हम मुख नासिका बना लेते हैं। मुखेन सहिता है तो सहिता के साथ नासिका। तो कहा कैसे? बीच में सहित पद कहाँ है? तो सहित पद का लोप हो जाता है, सहित पद का लोप हो जाता है। लोप करेंगे तो विग्रह में तो रहेगा, अर्थ में नहीं रहेगा, लेकिन अर्थ होगा।
आजा अर्थ रहेगा, समझा रहे हो? जी प्रणाम जी। मुख नासिका, तो कुल मिला करके मुखेन सहिता मुख सहिता तया, तो मुख के साथ में नासिका शब्द का समास कर लिया जी। फिर उस मुख नासिका बनने के बाद वचन के साथ में तृतीया समास, मुख नासिकया वचन, मुख नासिका वचन जी। तो मुख के साथ नासिका से उच्चरित जो, इस तरीके का अर्थ जब हम करते हैं तो सहित पद जो विग्रह समय में साथ में हमने लिया जी। उसका अर्थ तो रहता है, होता है, लेकिन विग्रह दिखाई नहीं देता, विग्रह में वो नहीं रहता। नहीं समझे? तो वो क्या है, क्योंकि जब समास हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे समास होते हैं जिसके बीच के पदों का लोप हो जाता है जी। शाक पार्थिवादी नाम सिद्धे उत्तर पद लोप संज्ञानम, शाक पार्थिवादि गण में पढ़े गए शब्द के बीच के शब्दों का लोप होता है। शाक प्रिय पार्थिवा, शाक पार्थिवा, प्रिय शब्द का लोप हो गया जी। नहीं समझे? तो इस तरह से मुखेन सहिता मुख नासिका, तो होना चाहिए मुख सहित नासिका, लेकिन अर्थ क्या करते हैं, मुख नासिका। तो सहित पद कहाँ से चला गया भाई, बीच में से सहित का लोप हो गया। नहीं समझ आ रहा? आ गया मुझे। इस तरह से समास हम करते हैं, विग्रह करते हैं, ये बात आ गई। लेकिन प्रश्न ये है कि यहाँ मुख और नाक जो है इसका विग्रह मुखेन सहिता मुख सहिता, और फिर उसका नासिका के साथ समास, फिर विग्रह तया वचना तृतीया तत्पुरुष समास, ये सब जो आप करते हो तो आपको सीधा ये समझना चाहिए कि मुख नासिका में, मुख क्या है, प्राणी का अंगवाचक जी हाँ, नासिका क्या है, प्राणी का अंगवाचक है ना। और तुमने सूत्र पढ़ा है अंगवाचक वो शरीर, द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेना अंगानाम, प्राणीवाचक शब्दों से सूर्यवाचक सेना के अंगवाचक शब्दों के साथ समाहार द्वंद्व होता है। नहीं समझ आ रही जी। पाणी च पादौ चैति पाणी पादम, पढ़े हो जी गुरु जी, पढ़ा है। रथिकाश्च अश्वारोही च रथिकाश्वारोहम, तो यहाँ क्या है, मुख है, नासिका है, तो मुखम च नासिका चेति मुख नासिकम, ये प्रयोग होना चाहिए ना जी गुरु जी। नहीं समझेंगे ना? तो मुख नासिकम होगा, उसके साथ वचन रहेगा, तो मुख नासिका कैसे बनेगा, मुख नासिका वचन कैसे बनेगा सूत्र में? नहीं समझ में आ रहा है? मुख नासिका, मुख नासिका आकार कैसे होगा रे, नपुंसक होगा तो मुख नासिकम वचनम, ये होना चाहिए, सूत्र होना चाहिए मुख नासिक वचनम। मुख नासिका कैसे हो गया जी? नहीं समझे कि नहीं? समझ गया गुरु जी, टाप हो गया होगा। तो कैसे टाप क्या होगा, नासिका शब्द है, हर्ष होगा तो मुख नासिकम समाहार द्वंद्व में होगा, आकार होने से। समझ में आ रहा कि नहीं? तो इसके लिए कहते हैं कि देखो मुखम च नासिका च, ये विग्रह हम नहीं करते हैं यहाँ, समझे कि नहीं? ये विग्रह करेंगे तो समाहार द्वंद्व हो जाएगा, समाहार द्वंद्व होने से एक वचन होगा, तो मुख नासिक वचन बनना चाहिए, मुख नासिका वचन नहीं बनेगा जी। इस, जबकि पाणिनि जी ने सूत्र क्या बनाया है, मुख नासिका वचन, तो इसका मतलब यहाँ द्वंद्व समास नहीं है, द्वंद्व समास नहीं है, नहीं होगा। नहीं समझे कि नहीं? तो द्वंद्व समास नहीं होगा तो फिर क्या होगा,
तो फिर क्या होगा? तो कहा इसका अर्थ करेंगे, विग्रह करेंगे, मुखेन सहिता नासिका। क्या विग्रह करेंगे? मुखेन सहिता नासिका। ये करेंगे तृतीया समास। तृतीया तत्पुरुष। तत्पुरुष। सहित पद कहाँ गया भाई? वो लोप हो गया। लोप हो गया, तो मुख नासिका बच गया। और मुख नासिकया वचन तृतीया तत्पुरुष है ना जी। तो मुख नासिका वचन ये बन गया। तो मुख नासिका का क्या अर्थ हो गया? अर्थ करते समय क्या करोगे? मुख सहित नासिका। क्या करोगे? मुख सहित नासिका। मुख, मुंह के साथ नासिका। अब क्या क्या है? वचन। तो कहा वचन क्या है भाई? तो तुम क्या पढ़े हो? वचनम संख्या। वचनम वचन किसे कहते हैं? संख्या को वचन कहते हैं। संख्या को वचन कहते हैं। तो संख्या का जो वचन होता है उसका प्रयोग क्या करते हो? एक वचनम। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। बहुवचनम। तो यहाँ एक वचनम में वचनम प्रयोग करते हैं। यहाँ क्या है? वचनः। वचन है। कैसे हो गया? वचन सब तो नपुंसकलिंग है। नहीं समझ आ रहे हो? समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो हम जो सूत्र पढ़ रहे हैं मुख नासिका वचनः अनुनासिका, मुख नासिका वचनः कैसे बनेगा? वचनम होना चाहिए। तो कहा इसीलिए देख यहाँ संख्या का वाचक नहीं है। वचन शब्द का अर्थ है यहाँ वर्ण। वचन शब्द का क्या अर्थ है? वर्ण। वचन शब्द कर्म अर्थ में बना है। उच्यते असौ इति वचनः। क्या? उच्यते असौ इति वचनः। जो बोला जाए उसे वर्ण कहते हैं। कोई पूछे वर्ण किसको कहते हैं? जो बोला जाए उसे वर्ण कहते हैं। उच्यते असौ इति वचनः। उच्यते इस अर्थ में वच धातु से। हाँ, वच धातु। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। वची स्वप्य जाति नाम। फिर वची स्वप्य तो वच धातु है, उससे क्या लेना? वच धातु है। वच धातु से लुट प्रत्यय करोगे तो क्या हो जाएगा? वचन। वचन। वच धातु से लुट प्रत्यय करेंगे तो लुट का क्या हो जाएगा? अन। क्या हो जाएगा? वचन। तो वचन धातु से लुट प्रत्यय किसी अर्थ में? कर्म में। कर्म। नहीं समझे नहीं? तो इसका अर्थ क्या? उच्यते असौ मैंने जो बोला जाए। जो बोला जाए। बोला जाए तो क्या बोला जा रहा है? वर्ण। वर्ण। क्योंकि किसकी चर्चा अभी पीछे चल रही थी? वर्णों की। वर्णों का भेद बताया ना जी। कि अच इतने प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित इत्यादि, ये बताया। उसी की चर्चा चल रही है ना जी। तो अनुनासिक संज्ञा भी हम वर्ण की करते हैं जी। तो वचनः का अर्थ क्या हो गया? वर्ण। वर्णः। वचनः का अर्थ क्या हो? वर्ण। तो वर्ण शब्द चूंकि पुल्लिंग है इसीलिए उसके लिए बोला गया वचन भी क्या होगा? पुल्लिंग। नहीं समझे? नहीं आ गया वचन। तो अब क्या अर्थ हुआ? मुख नासिकया वचनः। इसका क्या अर्थ हुआ? मुख नासिकया उच्चारितः। मुख नासिकया उच्चारितः वर्णः। क्योंकि मुंह से उच्चारण नहीं तो किया जाएगा जी। उच्यते का मतलब क्या हुआ? उच्चारण। तो मुख नास से नाक से उच्चारित वर्ण। उच्चारित वर्ण बोला गया वर्ण। ये समझ आ रहे हो? जी। तो इसीलिए यहाँ तृतीया तत्पुरुष समास करके जी। हम विग्रह करते हैं। नहीं समझ आ रही हो? आ रही हूँ। तो वो जो विग्रह करके जो अर्थ करते हैं उसका जो निष्कर्ष निकला उसी को इस सूत्र के वृत्ति में लिखा। मुख सहित नासिकयो चार्यमानः वर्णः। मुख के साथ साथ नासिका से उच्चारित जो वर्ण उसकी अनुनासिक संज्ञा होती है। अर्थात व्याकरण में वो वर्ण अनुनासिक बोला जाएगा, अनुनासिक कहा जाएगा जिसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से हो। नहीं समझे? जी। मुख और नाक इन दोनों वर्णों से जो बोला जाने वाला वर्ण अनुनासिक, इसकी अनुनासिक संज्ञा हो। समझ में आ रहा कुछ है? तो इस बात में अब ये पंक्ति पढ़ क्या कह रहा? मुखम च नासिका चेति विग्रहे प्राणयंगत्वा
ढंग से पढ़। प्राणयंगत्वादेक वद्भावे मुख नासिकम इति स्यात् अत आह मुख सहितेति। हाँ, चूंकि यहाँ मुखम च नासिका च इस विग्रह में प्राणी के अंगवाचक होने से एकवद भाव हो जाता है, समझे कि नहीं? तो मुख नासिकम ये बनने लगता, ऐसा न बने। अत आह, इसीलिए इस सूत्र के वृत्ति में इसका अर्थ करते हुए लिखे मुख सहित नासिकयोच्चार्यमानः वर्णः अनुनासिक संयम च। अर्थात मुख के साथ साथ जो बोला जाने वाला वर्ण नासिका से उच्चरित वर्ण उसकी अनुनासिक नहीं होगा। जी, बात खत्म हो गई। हाँ, आगे बस ये खत्म हो गया सूत्र। अब इसका जो केवल इतने मात्र से खत्म नहीं होगा, ये जो हमने विग्रह बताया, ये विग्रह अपने को होना चाहिए कि क्या विग्रह करेंगे। तो पहले हम मुख और नासिका का विग्रह करेंगे, और मुख नासिका का विग्रह क्या करेंगे? मुखेन सहिता नासिका। क्या करेंगे? मुखेन सहिता नासिका। इस अर्थ में समास करने पर क्या बनेगा? मुख नासिका। फिर सहित पद का क्या हो गया? लोप। तो मध्यम पद लोपी समास हो गया। फिर मुख नासिका जो बचेगा उसका वचन के साथ समास करेंगे, मुख नासिकया वचनः इति मुख नासिका वचनः। ये विग्रह हमको ध्यान रखना होगा। तो किस सूत्र से विग्रह हुआ, कैसे हुआ, किस मध्यम पद लोपी समास हुआ, तो कैसे हुआ, ये सारी चीजें इसमें दी हुई है। समझ आ रहे हो कि नहीं? तो ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। समझ आया? इसलिए इसको पढ़ मुखेन सहिता से। अत्र तृतीयात्, इसका ये शब्द रत्न ठीक है। मुख नासिका वचनो अनुनासिका है, खन्यते अवदीर्यते सर्व्यते अनादिकम अनेन इति मुखम। अभी इतना मत पर कहा मुख, मुख किसे कहते हैं? अब ये सब चीजें आगे पंक्ति पढ़ दें। क्या है मुख, किसे कहते हैं? अरे वो ठीक है, खन्यते विदार्यते ये सब विग्रह करके मुख शब्द का अर्थ किया है। कैसे इसकी सिद्धि होती है इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से तो हमको कोई पूछे ना मुख किसको कहते हैं, तो क्या कहोगे? अरे मुंह किसको कहते हैं? तुमने कहा मुंह और नासिका से उच्चरित वर्ण, तो नाक तो समझ में आ गया, नाक भी नहीं समझ में आया, मुंह समझ में आ गया। मुंह किसको कहते हैं? मुंह किसको कहते हैं? जिससे कुछ वर्णों का उत्पत्ति हो। मुख किसको कहेंगे? इसको किमस्ति मुखम? तुल्यास प्रयत्नम समन्वम सूत्र पढ़ी हो ना? क्या पढ़ी हो? अभ्यंतर प्रयत्न सूत्र का अर्थ अभ्यंतर प्रयत्न, उससे पहले भी कुछ और है। तालवादि स्थान तथा अभ्यंतर तालवादि स्थानम अभ्यंतर प्रयत्नश्चेते तद्वयं यस्येन तुल्यं तन्मितः सवर्ण संयम स्यात्। तालवादि उच्चारण स्थान, तो तालवादि उच्चारण स्थान कहाँ होता है? मुंह में, मुंह के अंदर जो तालु कंठ। आभ्यंतर और बाह्य कहती हो। तो आभ्यंतर होगा मतलब उच्चारण स्थान दो है, आभ्यंतर और बाह्य। तो आभ्यंतर जो है वो उच्चारण स्थान का मतलब हुआ जहाँ से उच्चरित होता है, वो है उच्चारण स्थान। और वो उच्चारण स्थान दो तरह के, आभ्यंतर और बाह्य। क्या बात है? आभ्यंतर मुख, आभ्यंतर, आभ्यंतर कहा तो आभ्यंतर का क्या मतलब कहा? आंतरिक। आंतरिक हुआ ना? आंतरिक कौन सा आंतरिक हुआ? किससे? सारा उच्चारण स्थान कहाँ है? मुंह के अंदर। सारा उच्चारण कहाँ है? मुंह के अंदर। तो मुंह के अंदर जब सारा उच्चारण स्थान है तो मुख क्या है? तो समझ में आया? उच्चारण स्थान। तो सारा उच्चारण स्थान मुंह के अंदर है, तो फिर नाक कहाँ है? मुंह के अंदर की बात।
उच्चारण स्थान नाक भी है ना रे, नाक भी है ना, नाक नहीं है क्या उच्चारण स्थान? और तुम कह रहे सारा उच्चारण स्थान का है मुख के अंदर, मुख के अंदर। तो नाक मुंह के अंदर है कि बाहर है? बाहर। नाक कहाँ है तेरा? बाहर है। हाँ, पढ़ती व्याकरण हो, व्याकरण पढ़ती हो। अंदर अंदर। और किसी ने पूछा कि मुंह का सारा उच्चारण स्थान कहाँ है? मुंह के स्थान, तो मुंह के अंदर। और नाक भी उच्चारण स्थान है। ये बाहर। तो नाक जब उच्चारण स्थान है तो नाक मुंह से अंदर है कि बाहर है? अंदर है। हाँ, अंदर है, ये कह दी अंदर है। अब बाहर नाक का अंदर है ना, मुंह के अंदर है ना, कंफर्म हो ना? नहीं, दोनों तरफ है। दोनों तरफ। हाँ, उच्चारण के लिए अंदर है और बाहर भी है। तो मुख कहते हैं ओष्ठात् प्रवृत्ति काकल पर्यंतम स्थानम मुखम। होठ से लेकर गले के अंदर जो मांस लटका होता है, एपिग्लोटिस, हाँ घाटी ढापन, हाँ, तालु, वहां से लेकर के वहां तक का जो स्थान है उसे मुख बोलते हैं। मुख ओष्ठात् प्रवृत्ति काकल पर्यंतम स्थानम मुखम। काकल कागोलियो, काकल बने, हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? वहां तक का जितना भी स्थान है वो क्या है? मुंह। और सारा उच्चारण स्थान उसी के अंतर्गत आ जाता है। इसीलिए कंठ से लेकर के होठ तक सारे उच्चारण स्थान आते हैं। नासिका भी उसमें है ही। नासिका का मतलब क्या है? अरे तेरा नाक यहाँ से कट जाए तो भी सांस लेगा कि नहीं लेगा? लेगा कि नहीं लेगा? लूंगा। सांस किससे लेते हो? नाक से ही। तो जब ये तेरा है ही नहीं तो फिर किससे सांस ले रहे हो? इसका मतलब नाक जिसको कहते हैं उसका स्वरूप क्या है? अंदर है। समझेंगे ना? नाक का मतलब नाक का मूल स्थान, नाक का मूल स्थान है। दांत का मतलब दांत भी, दांत का मूल स्थान भी। यदि ऐसा नहीं हो तो जिसके पास दांत नहीं है वो तबर का उच्चारण तो करेगा ही नहीं। नहीं करेगा ना? तुमको तो लितु लसानम दंता, लिकार तबर का उच्चारण स्थान दांत है। जिस बेचारे को दांत नहीं है वो क्या करेगा? अरे तो तेरे जैसा साफ नहीं बोलेगा, लेकिन बोलेगा तो सही। तो कुछ तो करेगा है। तो इसका मतलब क्या है? दांत का मतलब दांत का मूल प्रदेश। तो नाक भी कहाँ है? नाक का मूल अंदर ही है। ये तो केवल आवरण है। ये क्या है? आवरण, ढक्कन है। समझेंगे नहीं? तो इसलिए तो मुख ये हो गया, घ्राणेंद्रिय हो गया। इन दोनों से उच्चरित जो वर्ण होगा, इसीलिए चाहे कंठ हो नाक हो तो भी अनुनासिक हो जाएगा। नहीं समझेंगे? तालु हो नाक हो तब भी अनुनासिक हो जाएगा। जिस किसी भी, तो मुख पद एक चीज का वाचक हो गया, अर्थात सारे उच्चारण स्थान। तो सारे उच्चारण स्थान में नासिका के साथ जो जो जुड़ के बनेगा सब अनुनासिक हो जाएगा। नहीं समझ आया? इसीलिए जब पढ़े इकु ईशानाम तालु, तो तुमने यमगणनानाम सिका च का मतलब नाक भी इसका उच्चारण स्थान है और अपने वर्ग का भी उच्चारण स्थान है। तो कवर्ग क ख ग घ, कवर्ग के होने से कंठ भी है और नासिका भी है। इसीलिए अनुनासिक वर्ण है। इसीलिए न वर्ग का पांचवा अक्षर अनुनासिक है। बात समझ में आ रही है? तो चलो अब बहुत समय हो गया, अब नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें मुखेन सहिता नासिका, ये जब हम विग्रह करेंगे तो मुख किसे कहते हैं? तो टीकाकारों ने मुख शब्द की सिद्धि कैसे हुई, खनु विदार ने इत्यादि धातु से ये प्रत्यय करके ये बना मुख, ये सब नीचे टीका में समझाना। समझ में आ रही बात की नहीं? लेकिन हमको समास स्थल में देखना है ना। तो क्या? मुखेन सहिता मुख सहिता। हाँ, मुखेन सहिता मुख सहिता। समझ आ गई बात? आगे
मुख सहिता चासौ नासिका मुख सहिता चासो नासिका इति मुख नासिका इत्यत्र शाक्पार्थिवादिनां इत्यत्र शाक्पार्थिवादिनां सिद्धे उत्तरपदरूपस्य संज्ञानम इस वार्तिक से सहित पद का हो गया।